सीए फाउंडेशन सितंबर 24 अकाउंट्स के पेपर का सोल्यूशन। देखो गाइस, सबसे पहले हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1A। और क्वेश्चन नंबर 1A के अंदर आते क्या है, 6 प्यारे प्यारे ट्रू एंड फॉल्स, जिसको हमारे को रीजंस के साथ बताने होते हैं कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अच्छा, एक बहुत मजे की बात बताता हूँ। हर बार जब पेपर आता है ना, तो हमारी टीम एक पूरी रिसर्च कंडक्ट करती है कि पेपर कहाँ से आ रहा है। और पिछली बार भी जब ट्रू एंड फॉल्स आए थे, तो मैंने जब पेपर का रिव्यू करा था और पेपर का एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा था, तो मैं बता रहा था कि सारे के सारे ट्रू एंड फॉल्स इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के ट्रू एंड फॉल्स में से ही आ रहे हैं। मतलब इंस्टीट्यूट ने मटेरियल के एंड पर, हर चैप्टर के एंड पे ट्रू एंड फॉल्स की लिस्ट दे रखी है। उन्हीं ट्रू एंड फॉल्स के अंदर से स्ट्रेट स्टेटमेंट उठ के आ रहा है। मतलब इंस्टीट्यूट इतनी भी मेहनत नहीं कर रही है कि भैया कोई पैराग्राफ है, चलो पैराग्राफ में से पकड़ कर कोई पॉइंट आपको उठा के पूछा जा रहा है कि बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है। स्ट्रेट अवे अगर इंस्टीट्यूट के चैप्टर के एंड पर 10 ट्रू एंड फॉल्स है, उन 10 में से एक उठ के आपके पास आ रहा है। तो अगर हमारे को सीए फाउंडेशन की एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम मेरे ख्याल से अब जनवरी के अंदर होगी, तो जनवरी के एग्जाम के अंदर अगर आपको ट्रू एंड फॉल्स वाला एरिया के अंदर 12 में से 12 मार्क लाने हैं, तो क्या करने पड़ेंगे गाइस, इंस्टीट्यूट के मटेरियल के जितने भी ट्रू एंड फॉल्स दिए हैं, वो सारे के सारे ट्रू एंड फॉल्स आपको बहुत अच्छी तरीके से कर एग्जाम में पहुंचना पड़ेगा। और इसी बात के लिए मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर हमने सारे के सारे ट्रू एंड फॉल्स यहां पर रख दिए गए हैं। तो सारे चैप्टर्स के कंबाइन करके हमने ट्रू एंड फॉल्स यहां पर रख दिए गए हैं, ताकि आप एग्जाम के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, जब भी प्रैक्टिस करना चाहो, पूरी बुक के अंदर जितने ट्रू एंड फॉल्स है वो एक ही जगह आपको प्रैक्टिस करने। और अगर आपने ये प्रैक्टिस कर लिया तो मोस्ट डेफिनेटली आपके 12 में से 12 आने नक्की ही हैं गाइस। बराबर देखो, मैंने लिखा भी है क्वेश्चन नंबर 1 जैसे स्टडी मटेरियल के पेज 2.6 के ऊपर, 2.60 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास यहाँ पर है, ये भी स्टडी मटेरियल का पेज 1.64 के ऊपर इलस्ट्रेशन 1 का पॉइंट नंबर 1 है। थर्ड वाला जो है वो है स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 4.25 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 17। इस तरीके से देखो, मैंने आपके यहाँ पर पूरा ये भी लिख दिया कि स्टडी मटेरियल के कौन से पेज नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है जो उठकर पूरा का पूरा आया है। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से अपन चालू कर देते हैं इन सारे ट्रू एंड फॉल्स का अंडरस्टैंडिंग करना। तो सबसे पहला ट्रू एंड फॉल्स हमारा पास क्या बोलना चाहता है कि नॉमिनल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। यानी ये क्या कहना चाहता है कि जितने हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं, उनको हम साल के एंड पे जब लेजर बनाते हैं तो उनका बैलेंस खींचते हैं और क्लोजिंग बैलेंस बनाकर अगले साल फिर से ओपनिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ये कुछ ऐसा पूछना चाह रहे हैं कि क्या नॉमिनल अकाउंट्स को हम बैलेंस बनाकर अगले साल लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉल्स बॉस, ऐसा नहीं करा जाता। ऐसा क्यों नहीं करा जाता, तो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ नॉमिनल अकाउंट होता क्या है। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग अगर आप याद करोगे, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आप याद करोगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि नॉमिनल अकाउंट हम बनाते ही क्यों थे। नॉमिनल अकाउंट हम बनाते हैं, कोई एक्सपेंस होता है उसको डेबिट करते हैं, कोई इनकम होता है उसको क्रेडिट करते हैं। इस रीजन से हम नॉमिनल अकाउंट बनाते हैं। यानी नॉमिनल अकाउंट्स हमारी किताब के अंदर जितने भी हैं, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जितने भी नॉमिनल अकाउंट है, वो किस लिए बने हैं, एक्सपेंसेस के लिए या इनकम के लिए। अच्छा, जो भी एक्सपेंसेस है या जो भी इनकम है, ये साल के एंड पर क्या होना चाहिए, इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए अगले साल के लिए, या इसको साल के एंड पर हमें ट्रांसफर कर देना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। जितने एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम साल के एंड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, जितने इनकम होते हैं उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर साल के एंड पर ट्रांसफर करते हैं। तो जो भी नॉमिनल अकाउंट्स है, उनका पर्पज ये नहीं होता कि उनका बैलेंस बनाया जाए और बैलेंस अगले साल कैरी फॉरवर्ड करा जाए। जो भी नॉमिनल अकाउंट्स है, उनका पर्पस ये होता है कि साल के एंड पर उनको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर फेंका जाए, ताकि पता चले कि भैया हमारा नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट लॉस, ग्रॉस लॉस आखिर है क्या। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और इसका रीजन भी हमारे को यही देना है कि नहीं बॉस, ऐसा नहीं होता। जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं वो साल के एंड पर ट्रांसफर करे जाते हैं। कहाँ ट्रांसफर करे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करे जाते हैं। रीजन भी सही लिखना है गाइज, मार्क सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स लिखने का नहीं है, मार्क उसके साथ सही रीजन लिखने का भी है गाइज, है ना। चलो अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। अगला स्टेटमेंट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग। ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ अ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज्ड आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका आंसर है दिस इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है, देखो आप रीड करते हो ओवरऑल एक्सपेंसेस, एंड ओवरऑल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो आप बोल सकते हो कि एक तरीके से रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा होता है। हाँ, अगर कोई आपके पास ओरिजिनल मशीन पड़ी थी जो आपने 1 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले खरीद रखी थी, और उसके ऊपर रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस के, उसको ओवरऑल एक्सपेंसेस बोला जाता है, और हाँ वो डेफिनेटली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। बट जब आप एक सेकंड हैंड मशीनरी खरीदते हो, तो आप जानते हो कि ये एकदम टिप टॉप कंडीशन के अंदर तो है नहीं, मैं इस सेकंड हैंड मशीनरी को लेकर आ रहा हूँ, इसके ऊपर कुछ ना कुछ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा अगर मैं कराता हूँ,
तो इससे इस मशीन की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, इससे इस मशीन की लॉन्जिटिविटी इंक्रीज होती है और इससे इस मशीन की लाइफ और बेटर हो जाती है। इसीलिए ऐसा कोई भी खर्चा जो मैं कर रहा हूं जिससे किसी एसेट की लाइफ इंक्रीज हो रही होती है तो उसको रेवेन्यू नहीं माना जाता, उसको क्या माना जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही हो तो उसको रेवेन्यू नहीं माना जाता, क्या माना जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। इसीलिए ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ अ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स फॉल्स, दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। और यहां पर देखो हमारे पास आंसर में भी हमें इस तरीके से लिखना है कि इसका है फॉल्स, और आंसर क्या है कि भैया ओवरऑल एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू पुट द सेकंड हैंड मशीनरी इन वर्किंग कंडीशन, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, जिससे उसकी क्या हो रही है? उसकी लॉन्ग टर्म एडवांटेज हमारे को मिल रहे हैं, एंड हेंस इट शुड बी कैपिटलाइज, इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। करेक्ट। आते हैं तीसरे नंबर के पॉइंट के ऊपर। तीसरा नंबर का पॉइंट क्या बोलना चाहता है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये ऐसा कुछ आपको समझाना चाह रहा है कि भैया हमारी है ना इन्वेंट्रीज की एक बहुत स्पेसिफिक तरीका होता है, हम इन्वेंट्रीज को वैल्यू करते हैं, और वो तरीका क्या होता है? दैट इन्वेंट्रीज आर टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। और ये बोल रहा है कि ये जो हम करते हैं ये क्यों करते हैं? क्योंकि एक प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे होते हैं। कौन सा प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म हमें क्या बोलता है? रिकॉर्ड ऑल पॉसिबल लॉसेस बट डू नॉट रिकॉर्ड एनी पॉसिबल गेन। यानी बाबू कोई खर्चा होने वाला है तो पहले ध्यान रख लो, इसी साल उसको प्रोवाइड कर लो, इसी साल उसके रिलेटेड एक्सपेंस को नोट कर लो। बट अगर कोई इनकम होने वाली है तो जब होगी तब करेंगे ना, अभी से शो ऑफ करने की जरूरत नहीं, बराबर। तो ये कौन हमारे को बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। और इसी को फॉलो करते हुए बेसिकली हम क्या करते हैं पता है? इन्वेंट्रीज की वैल्यू डिसाइड करते हैं कि या तो उसकी कॉस्ट होनी चाहिए या उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि अगर इस इन्वेंट्री को हम बेचेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा? तो एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। हम इसको लोअर पे क्यों रखते हैं? बिकॉज वी फॉलो दिस प्रिंसिपल कि बाबू कोई खर्चा हो ना जाए, कोई लॉस हो ना जाए, उसको पहले ध्यान रख लो, पर कोई अगर प्रॉफिट होगा तो उसको जिस साल होगा उस साल नोट कर लेंगे ना अपन। तो इसी को फॉलो करते हुए, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हुए हम इन्वेंट्रीज को वैल्यू करते हैं एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। और इस स्टेटमेंट का आंसर है ट्रू, दैट यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और इस तरीके से हम इसकी जो पूरी रीजनिंग है वो रीजनिंग भी लिख सकते हैं। ये सारा हमारे ब्लॉग के ऊपर भी अवेलेबल है, मैं ब्लॉग की लिंक यहाँ पर आप लोगों को मेंशन कर दूंगा, बराबर। हमारे ही वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग है जहां पर हमने सारे सजेस्टेड आंसर्स एक साथ भी लिख के रखे हुए। तो अगर आपको एक साथ वो ब्लॉग ही स्टडी करना है, आप वो ब्लॉग भी स्टडी कर सकते हैं। इन वीडियोस के थ्रू आपको समझना है तो आप इन वीडियोस के थ्रू इन आंसर्स को समझ भी सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है? अ प्रॉमिसरी नोट कैन बी मेड पेएबल टू बेरर। अब देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर बेरर का एक बहुत स्पेसिफिक मीनिंग होता है, स्पेसिफाइड पर्सन का एक बहुत स्पेसिफिक मीनिंग होता है, ऑन ऑर्डर ऑफ अ स्पेसिफाइड पर्सन का एक बहुत स्पेसिफिक मीनिंग होता है। और इसके लिए मैंने आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वाला जो चैप्टर है, यानी कि ये जो प्रॉमिसरी नोट वाला, बिल ऑफ एक्सचेंज वाला जो चैप्टर है, इसमें बहुत अच्छी तरीके से ये सारी बातों को समझाया गया है। और यहां पर आपको एक बात याद होनी चाहिए कि भैया प्रॉमिसरी नोट की तो प्रॉपर्टी ही ये होती है, प्रॉमिसरी नोट की प्रॉपर्टी ही ये होती है कि इट इज बीइंग मेड अपॉन अ स्पेसिफाइड पर्सन और द ऑर्डर ऑफ दैट पर्सन। यानी कि ये बेरर के ऊपर कट ही नहीं सकता है, बराबर। ये बेरर के ऊपर कट ही नहीं सकता है। ये किसके ऊपर कटता है? एक स्पेसिफाइड पर्सन के ऊपर ही प्रॉमिसरी नोट बनता है। तो यहां पर इस चीज का आंसर है फॉल्स, कि भैया प्रॉमिसरी जो नोट है ना वो किसी बेरर के ऊपर नहीं बन सकता। प्रॉमिसरी नोट जो होता है वो बनता है ऑन अ स्पेसिफाइड पर्सन ही या उसके ऑर्डर के ऊपर ही बनता है। और ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर भी मैंने आपको सिखाया। ये वाला जो चैप्टर है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला जो चैप्टर है उसके अंदर भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। और यहाँ पर एकदम सिंपल, अगर किसी ने भी प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा। स्टडी मटेरियल के पेज 6.5 के ऊपर पॉइंट नंबर 9 के अंदर ये चीज लिख रखी है। आगे जाते हैं, आगे हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज अक्रूवल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। आई थिंक पूरे जितने बच्चे एग्जाम में बैठे होंगे, 1 लाख 1.5 लाख जितने बच्चे एग्जाम में बैठे होंगे, आई थिंक ये वाला तो किसी ने भी गलत नहीं करा होगा। क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनता ही किसके ऊपर है? जो रिसीव करा, जो पेमेंट करा, यानी कि कैश बेसिस के ऊपर बनता है। तो इसका तो सिंपल सा आंसर है बॉस कि जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है ना वो हम किसके ऊपर बनाते हैं? कैश बेसिस के ऊपर बना रहे होते हैं, अक्रूवल बेसिस के ऊपर नहीं बना रहे होते। आई डोंट थिंक कि पूरे एंटायर
एंटायर सीए की जो फाउंडेशन की एग्जाम हुई थी उसमें एक बच्चे ने भी मेरे को नहीं लगता कि ये वाला पार्ट गलत करा होगा, बराबर। बाकी सारे में से आई डोंट नो कराओ नहीं कराओ, बट ये वाला पार्ट तो नो ब्रेनर था गाइस, ये 2 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। लीगल हायर्स ऑफ अ डिजीज्ड पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू हिज कैपिटल अकाउंट बैलेंस ओनली। ऐसा क्यों भाई? लीगल हायर है, उसको जो भी उस रिस्पेक्टिव डिजीज्ड पर्सन का था वो सारा शेयर मिलना चाहिए, सिर्फ क्यों खाली कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ही मिले? और इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, और ये यही लिखेगा कि भाई आर एंटाइटल्ड टू ऑल द ड्यूज ऑफ द डिसीज पार्टनर, नॉट ओनली द कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस। सो दिस गाइज हमने बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रू एंड फॉल्स कर लिया। गाइज देखो, लास्ट टू टाइम्स से फाउंडेशन का जब भी पेपर आ रहा है हम इसी तरीके से वीडियोस बनाकर एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम वीडियो बनाते हैं ताकि आपको जिस भी क्वेश्चन के अंदर एरर हो आप वही क्वेश्चन देखो, बाकी 2-2.5 घंटे का वीडियो देखकर टाइम पास ना करो। तो बहुत इंटरेस्टिंगली मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ गाइज कि पूरा सीए फाउंडेशन का जो पेपर आ रहा है ना, बहुत ज्यादा उसमें से स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन आ रहे हैं सेम टू सेम गाइज, सेम टू सेम। जैसे ये 6 ट्रू और फॉल्स, मैंने इसीलिए मैं यहाँ पर इतनी मेहनत करता हूँ गाइज, और ये लिखता भी हूँ कि ये कहाँ से है, कौन से पेज। एक तो है कि मैं बोल दूं आपको कि ये पूरा पेपर स्टडी मटेरियल का था, पूरा पेपर एवरेज था, और बहुत सारे जैसे फैकल्टी एनालिसिस में बोल देते हैं कि भैया जो पेपर था वो एवरेज था बट लेंदी था। ये सारे ठीक है, वो सब एनालिसिस जो है वो अपनी जगह पर सही है, बट जो ट्रूएस्ट एनालिसिस है वो ये है कि बॉस देखो पेज नंबर के साथ हमारे को यहाँ पर पता चल रहा है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठकर आया है। जिसमें देखो अगर 12 मार्क का पहला क्वेश्चन है तो वो 12 के 12 मार्क हमारे कहाँ से आ रहे हैं? स्टडी मटेरियल के ट्रू एंड फॉल्स के सेक्शन के अंदर से ही आ रहे हैं गाइस। तो हमें ज्यादा पैराग्राफ अच्छे से मॉड्यूल रीड करना ये भी जरूरत नहीं है। ये 12 के 12 मार्क अगर हम बहुत ही अच्छी तरीके से सिर्फ इंस्टीट्यूट के हर चैप्टर के एंड पर ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, जो छोटी छोटी चीजें दी अगर वो भी खत्म कर लेंगे तो भी ये 12 में से 12 हम लाके आ पा रहे हैं। और आप जानते हो कि ये 12 मार्क्स की वैल्यू क्या है? जो भी बच्चे एग्जाम में सीए फाउंडेशन के एग्जाम में अगर फेल हो रहे हैं उनको पूछो, अगर उनको 12 मार्क ईजी से मिल जाते तो वो डेफिनेटली कितने हैप्पी हो रहे होते हैं इस बात के लिए यार। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और इसीलिए हमने अपने एप्लीकेशन के अंदर एक पूरा अलग सेक्शन ही बना दिया है ट्रू एंड फॉल्स। और इसमें हमने कुछ नहीं करा है, सिर्फ इंस्टीट्यूट के ट्रू एंड फॉल्स उठा के डाले और कुछ भी नहीं करे। हमने कोई अपने एंड से 2 भी ट्रू एंड फॉल्स उसके अंदर डाले भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे को ये लग रहा है कि यार 2 बार के 3 बार के पेपर रिव्यू के बाद मेरे को ये लग रहा है कि इंस्टीट्यूट सिर्फ अपने मटेरियल से ही पूछ रही है, तो भाई बाहर की कोई भी चीज क्यों डालनी, क्यों करनी? सिर्फ जब अगर आपको कुछ फाइनाइट अमाउंट ऑफ मेहनत में 12 मार्क मिल रहा था, वो फाइनाइट अमाउंट ऑफ मेहनत डाल के 12 मार्क खींच लो ना यार। विद दिस गाइज आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम के क्वेश्चन, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन 1A था, अब हम अगला क्वेश्चन 1B करेंगे। आई विल मीट यू इन क्वेश्चन 1B। तब तक के लिए गाइज प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज मेक श्योर दैट यू डाउनलोड आवर एप्लीकेशन की लिंक मैं डेफिनेटली हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। थैंक यू गाइज एंड कीप वॉचिंग।